बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। अजित गुट की अहम बैठक अब शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल मीटिंग में शामिल है, साथ ही सुनील तटकरे समेत कई बड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर अब चर्चा होगी। देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल जोरों पर है। चाचा वर्सेस भतीजा का ये पूरा गेम प्लान, लेकिन अभी भी अजित पवार की मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि 9 विधायक तो हैं उनके पास, लेकिन क्या 37 का आंकड़ा यानी कुल 36 और विधायकों को अजित पवार जोड़ पाएंगे? क्योंकि यही महाराष्ट्र की राजनीति का नंबर गेम इस वक्त है। क्योंकि शरद पवार भी कल भी मीटिंग उन्होंने किया और उन्होंने साफ कहा कि जितने तमाम विधायक हैं वो सब उनके पास हैं, जो बीजेपी में जा चुके हैं वो भी उनके पास आ जाएंगे। ये दावा शरद पवार की तरफ से किया गया, लेकिन अजित पवार लगातार कहते रहे कि वो विधायक उनके पास तकरीबन 40 प्लस हैं। लेकिन आपको ये बता दें यहाँ पर कि अगर 37 का आंकड़ा अजित पवार नहीं छू पाते हैं, यानी 37 विधायकों को खुद को रखकर भी अगर वो नहीं जोड़ पाते हैं, तो उनका निलंबन तय हो जाएगा। ऐसे में भाजपा इसको किस तरीके से ले रही है, कैसे बीजेपी इसको लेकर के तैयार है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये तस्वीरें महाराष्ट्र से एमईटी कॉलेज के पास से मिल रही है तस्वीरें, जहां अजित पवार अपने गुट के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि एक रणनीति बनाई जानी बहुत जरूरी है अजित पवार की तरफ से। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, शरद गुट की मीटिंग में पहुंचने लग गए हैं नेता। मीटिंग में पहुंचे नेताओं में अब शपथ पत्र उनसे भरवाया जा रहा है। दोपहर 1 बजे शरद पवार बैठक करने वाले हैं। शरद पवार की बैठक में पहुंचे अनिल देशमुख, वाईबी चौहान सेंटर पर पहुंची है सुप्रिया सुले। अब तक 6 विधायक वाईबी चौहान सेंटर यानी शरद पवार के गुट की मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि चाचा वर्सेस भतीजा में जीत किसकी होती है। जो तमाम नेता हैं दोनों ही दल के, अब कह सकते हैं क्योंकि टूट हो गई है एनसीपी में, ऐसे में जो शरद गुट के नेता हैं, जो अजित गुट के नेता हैं, वो अलग अलग जगह मीटिंग पर जा रहे हैं। जो शरद के खेमे में रहना चाहते हैं वो शरद के पास जा रहे हैं, जो अजित के खेमे में रहना चाहते हैं वो अजित पवार के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प है वो शपथ पत्र जिसको साइन करवाया जा रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में ये सरगर्मी तेज है। शरद या अजित, ये तमाम नेता किसके होकर रह जाएंगे? क्योंकि चाचा वर्सेस भतीजा में तो दिल की तकरार पूरी तरीके से हो चुकी है। अजित पवार शरद को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बन गए हैं। लेकिन क्या नंबर गेम का आंकड़ा भी अजित पवार छू पाएंगे? ये एक बेहद अहम सवाल बना हुआ है। अभी दोनों ही तरफ, दोनों ही दल इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। शरद पवार की मीटिंग हो रही है, वहीं पर अजित अपने गुट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और जो नंबर का आंकड़ा है छूने की कोशिश दोनों ही दल की तरफ से हो रही है। और इन तमाम प्रतिक्रियाओं में सबसे दिलचस्प है वो शपथ पत्र जिस पर सिग्नेचर उन तमाम विधायकों को करना होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या 37 विधायक जिसकी जरूरत पार्टी को जोड़ने के लिए है वो शरद के पास होगी या फिर होगी अजित पवार के पास। लेकिन एक बात तो तय है कि पावर और पवार की जो ये लड़ाई है, वहां जीत किसकी होती है, ये बहुत अहम तमाम पार्टियों के लिए है, ना केवल कांग्रेस के लिए, ना केवल एनसीपी के लिए, बल्कि बीजेपी के लिए भी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां इस वक्त आप शरद पवार को देख रहे हैं जब वो मीटिंग के लिए रवाना हुए थे, और अब मीटिंग में नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शरद पवार की बैठक में नेता पहुंच रहे हैं। अजित गुट की अहम बैठक भी शुरू हो चुकी है, वहां भी कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। लेकिन अजित कह रहे हैं कि उनके पास 40 प्लस विधायक हैं, और शरद पवार तो कह रहे हैं कि तमाम विधायक उनके ही हैं। तो लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता बीजेपी, आप भी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत 24 पर। सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास ही आते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हमारी चर्चा हो रही थी। आपने कहा कि भाजपा के लिए ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन टूट क्यों हुई एनसीपी के अंदर जरूरी ये है समझना। लेकिन शरद पवार तो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको ताजपोशी चाहिए थी, अजित चाहते थे, उनको अदावत थी उस पद की, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। कोई दिल नहीं टूटा था उनसे। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो एनसीपी की जो विचारधारा है वो शिवसेना से कभी नहीं मिलती थी।
लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना कर करके शिवसेना के साथ से एक समझौता किया था। तो राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि कब क्या घटित होता है, लेकिन आज अजीत पवार के गुट को ऐसा लगा, जो एनसीपी का दावा कर रहे हैं, और हमें भी विश्वास है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ होंगे। उनको ऐसा लगा कि आज देश में और महाराष्ट्र में, देश में तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको एक मजबूती प्रदान करना और 2024 में मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना, और महाराष्ट्र को विकास की गति पे और तीव्र गति से ले जाने के लिए वो लोग महाराष्ट्र में डेवलपमेंट चाहते हैं। तो उनको पता है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 100 से ज्यादा विधायक है, तो उस सबसे बड़े गुट के साथ में मिलकर करके, और जिनकी केंद्र में भी सरकार है, उनके साथ मिलकर करके ही वो महाराष्ट्र प्रमोद जी, सही मायने सवाल में विकास इसीलिए तो कर आपकी सकती पार्टी है। से लोग पूछ रहे हैं कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट था, क्योंकि आपके पास तो वो आंकड़े ऑलरेडी हैं। अगर फ्लोर टेस्टिंग नहीं भी होती है तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाजपा की सरकार जो साझा बनी हुई है वो तो वैसे भी नहीं गिरेगी। तो बीजेपी का इंटरेस्ट क्या था इसमें? नहीं, देखिए, जब कोई लार्जर गोल हासिल करना पड़ता है तो छोटी मोटी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लार्जर गोल की बात जब मैं कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, और दूसरा 2024 में फिर एक बार मोदी जी को भारी बहुमत से सत्ता दिलाना। तो उसके लिए अगर कोई राजनीतिक दल हमें आके समर्थन देता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को देख करके, उनके नीति और नेतृत्व को देख करके, तो फिर हमें उनका समर्थन लेने में बिल्कुल जायज भी है। दिक्कत क्या है अगर कोई पार्टी में शामिल होना चाहता है? राहुल लाल जी हमारे साथ है इस वक्त। राहुल जी, आंकड़ों का जो गेम होने वाला है, क्या आपका विश्लेषण है, क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के विश्लेषण में तो देखिए, मैं ऐसा देख रहा हूं कि शरद पवार एक तरह से बाजीगर के रूप में दिख रहे हैं। आंकड़े उनके पक्ष में हो या ना हो, लेकिन अगर हम लोग देखें पॉलिटिकली, अगर यहाँ पे कोई विजेता के रूप में दिख रहा है तो वो शरद पवार दिख रहे हैं। स्थिति देखिए, शरद पवार ने मना किया है इस्तीफा जी के, एक तरह से आप हमारे पोस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, हमारे नाम का प्रयोग ना करें, लेकिन फिर भी अजीत पवार गुट के लोगों की मजबूरी देखिए, मंच पे शरद पवार की बड़ी से पोस्टर लगानी पड़ी है। यानी अजीत पवार कहीं भी चले जाए, शरद पवार की बातों को माने ना माने, लेकिन उनके लेगेसी को ढोने का वादा उन्हें करना पड़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई विकास के लिए ये सारे लोग साथ में आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के 27 जून के बयान को कैसे भूल जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक तरह से 2 लाख करोड़ के सीधे भ्रष्टाचार के आरोप किन्हीं नेताओं के ऊपर लगाया। सिंचाई घोटाले का वर्णन 27 जून को, कोऑपरेटिव घोटाले का वर्णन किया गया। तमाम जो लोग नहीं, लेकिन राहुल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आज नंबर गेम में जीत किसकी होगी, शरद पवार की या फिर अजित पवार की? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ आंसर प्लीज, बहुत संक्षिप्त में, जीत किसकी? मुझे अभी तक की संख्या के अनुसार तो अजित पवार का पलटा मुझे भारी दिख रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे, अजित गुट की बैठक में पहुंचे 27 विधायक। अजित गुट की ये अहम बैठक जारी है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में। और जिस तरह से लगातार नंबर गेम की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अपडेट आपको दे दें कि 27 विधायक अजित गुट की बैठक में पहुंच चुके हैं। लगातार बताया जा रहा है कार्यकर्ता जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनका हुजूम बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि शरद पवार की भी बैठक शुरू होने वाली है, जहां पर कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं, वहां पर भी विधायक पहुंच रहे हैं। तो देखिए, नंबर गेम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीर है महाराष्ट्र की सियासत की आयुषी, वो पूरी तरीके से बदल रही है। लेकिन जीत किसकी होगी, चाचा की या भतीजे की, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार नजर बनी हुई है।